हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पैसा इन्वेस्टो। आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। सो फर्स्ट पार्ट में हमने मेनली इंट्रोडक्शन लाइक फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन लिया था एंड फ्यूचर रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हमने कंप्लीट की थी, राइट। देन अब इस वाले टॉपिक में हम जो पे ऑफ चार्ट है और जो रिमेनिंग ऑफ द चैप्टर है वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पे ऑफ चार्ट से फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जो एक्चुअल पे ऑफ चार्ट का मीनिंग होता क्या है, ठीक है। तो पे ऑफ चार्ट क्या बताता है आपको, ये एक्चुअल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की। जो भी पोजीशन आप सेटअप कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा वो हमको किससे पता लगेगा, पे ऑफ चार्ट से। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको बोला जाता है पे ऑफ चार्ट, ओके। अब यहाँ पे जो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये जो वाई एक्सिस है, ये वाला जो वाई एक्सिस है, ठीक है, ये क्या शो करता है, वाई एक्सिस यहाँ पे शो करता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस क्या बताता है, अंडरलाइन, जो भी स्टॉक का प्राइस चल रहा है अंडरलाइन में, तो वो ये एक्स एक्सिस शो करता है और वाई एक्सिस इसका प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। तो यही पे ऑफ चार्ट है। एक्चुअल इस चैप्टर से आपको पे ऑफ चार्ट बनाने के लिए नहीं बोलेंगे या करेक्ट पे ऑफ चार्ट सिलेक्ट करने के लिए नहीं बोलेंगे। यहाँ से क्या होगा ना, आपको क्वेश्चन आएगा। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा कि लाइक कोई मिस्टर ए है ना, उन्होंने शॉर्ट किया है, ठीक है। उन्होंने अपना पोजीशन जो है वो शॉर्ट किया है, एक लॉट 1000 के प्राइस पे, है ना। और जो लॉट साइज है वो 50 का लॉट साइज है। और एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी वाले दिन ये जो भी ABC लिमिटेड हम ले लेते हैं शेयर का नाम, ठीक है। तो ये जो ABC लिमिटेड है इसका प्राइस एक्सपायरी वाले दिन जो चल रहा है वो 990 रुपीज़ का चल रहा है। अब उनको 990 रुपीज़ पे पोजीशन को वापस से बाय करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी पे यदि आपने सेल कर रखा है तो आपको बाय फिर से रिटर्न करना पड़ेगा, अगर बाय कर रखा है तो सेल करना पड़ेगा, आपको ट्रेड आपका क्लोज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे मैं एक बार और ये कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, ठीक है। अगर फॉर सपोज आपने बाय किया है तो आपको इस ट्रेड को बुक करने के लिए सेल करना पड़ेगा, है ना। आपने बाय किया है, आपको ट्रेड बुक करने के लिए सेल करना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट सेल किया है तो आपको ट्रेड बुक करने के लिए रिटर्न बाय करना पड़ेगा। जब एक बाय और सेल पोजीशन कंप्लीट बनती है तो वो एक कंप्लीट ट्रेड कहलाता है, राइट। मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था ये चीज। सो यहाँ पे मिस्टर ए ने शॉर्ट की थी पोजीशन, शॉर्ट मतलब क्या, सेल, और लॉन्ग मतलब क्या, बाय। जब भी कोई भी क्लाइंट ओपन पोजीशन बनाता ना, बाय, है ना, बाय पोजीशन बनाता है ओपन में, मतलब उसने सेल नहीं करा है, वो बाय पोजीशन ही ले रहा है, नई पोजीशन बना रहा है बाय की, तो उसको हम लॉन्ग बोलते हैं फ्यूचर। और अगर कोई ओपन पोजीशन बना रहा है सेल की तो हम उसको शॉर्ट बोलते हैं। तो नॉर्मली आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी बाय या सेल लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन ही लिखा हुआ आएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि लॉन्ग मतलब बाय और शॉर्ट मतलब सेल, ओके। सो यहाँ पे मिस्टर ए हैं, उन्होंने शॉर्ट किया है 1 लॉट 1000 के प्राइस से, लॉट साइज है 50 का और एक्सपायरी वाले दिन जो है 990 का रुपीज़ चल रहा है ABC लिमिटेड का।
अब चूंकि उन्होंने सेल किया तो उनको बाय करना पड़ेगा ट्रेड कंप्लीट के लिए, अगर नहीं करेंगे तो एक्सचेंज ऑटोमेटिक काट देगा, ठीक है, और पेनल्टी वगैरह लग जाएगी या जो भी है उनको चार्जेस वगैरह लग जाएंगे अगर सेटलमेंट नहीं हो पाया तो सेटलमेंट करना पड़ेगा। सेटलमेंट करने के लिए बाय करना पड़ेगा रिटर्न में, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टॉक हमने सेल किया था 1000 रुपीज़ में, है ना, और उसको हमने रिटर्न बाय कर लिया 990 रुपीज़ में, मतलब लोअर प्राइस पे हमारा बाय हुआ है और हायर प्राइस पे हमारा सेल हुआ है, तो ये कौन सी कंडीशन बनती है? प्रॉफिट की कंडीशन बनती है, राइट। यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस, राइट। तो यहाँ पे हम 1000 माइनस 990 करेंगे, कितना आ गया? मतलब हमने 10 रुपये पर शेयर कमाया। टोटल शेयर हमको कितने खरीदने पड़े थे? 50, तो इंटू 50 करेंगे, देखा फायदा हमको कितने का फायदा हुआ? तो रुपये का। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं पे ऑफ चार्ट से। बट एक कंसेप्ट समझने के लिए, क्योंकि वो एक टॉपिक है चैप्टर का पे ऑफ चार्ट, तो पे ऑफ चार्ट क्या होता है? ये हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस की, विथ रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन असेट प्राइस। ओके, सो ये पे ऑफ चार्ट होता है। आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन आएंगे। वहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि एक कोई पर्सन है, उसने बॉट किया है या फिर शॉर्ट किया है, ऐसे वर्ड यूज़ किएगा करेंगे। बॉट मतलब बाय किया है, या लॉन्ग की है पोजीशन मतलब भी बाय किया है, शॉर्ट मतलब सेल किया है, ठीक है। सो अभी थर्ड थिंग इज फ्यूचर प्राइसिंग। जो इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, उसका जो थर्ड पोर्शन है, थर्ड सेशन है, वो फ्यूचर प्राइसिंग है कि फ्यूचर प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है ना। तो फ्यूचर प्राइसिंग को डिसाइड करने के लिए, फ्यूचर प्राइस को डिफाइन करने के लिए, मतलब अंडरलाइन का जो प्राइस रहता है, हमने पढ़ा था बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स में भी पढ़ा था हमने, इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, तभी भी पढ़ा था कि अंडरलाइन की जो वैल्यू रहती है और जो फ्यूचर की जो वैल्यू रहती है, तो फ्यूचर की वैल्यू जो डिफाइन होती है वो अंडरलाइन की हेल्प से डिफाइन होती है, या फिर हम इसको डिराइव्ड भी बोलते हैं, है ना। मतलब अंडरलाइन की जो प्राइस चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेक्टेशन करोगे कि ये अप जाएगा या डाउन जाएगा। फॉर सपोज SBI के अंडरलाइन की प्राइस चल रही है 190 रुपीज़ की, है ना। आप फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहे हो कि नेक्स्ट मंथ में जो SBI का प्राइस रहेगा वो 200 के अप्रॉक्स रहेगा, मतलब आप यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहे हो कि SBI के प्राइसिंग में प्रॉफिट आ सकता है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि SBI का प्राइस 180 के प्राइस पे चलेगा, मतलब आप SBI के प्राइस में लॉसेस एक्सपेक्ट कर रहे हो, डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो फॉर सपोज अगर आप अप साइड एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप बाय पोजीशन क्रिएट करोगे, अगर आप डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप सेल पोजीशन क्रिएट करोगे, ताकि आप 190 से इसको बेच पाओ और 180 पे खरीद पाओ। पर ये जो 190 का प्राइस है, ये ऐसा तो है नहीं कि नेक्स्ट मंथ में 200 चल रहा है तो अभी से ही SBI का जो फ्यूचर प्राइस है वो 200 चलेगा, नहीं। SBI का जो अभी प्राइस चल रहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, वो इस वैल्यू से डिफाइन होगा। यहाँ पे 190 चल रहा है तो ये 190.50 चल रहा होगा, या 191 चल रहा होगा, या 190 की ही रेंज में होगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है फ्यूचर और कैश के प्राइजेस में। हम क्या करते हैं, वो जो 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट रहता है हम उस पर प्रिडिक्शन करते हैं कि ये 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट में किधर मूव कर सकता है, ठीक है। सो ये जो फ्यूचर प्राइस है ये डिफाइन करने के लिए 2 पैटर्न्स का यूज़ किया जाता है, या हम बोल सकते हैं कि 2 मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है कि फ्यूचर प्राइसिंग जो है वो क्या बोलना चाहिए कि किस पे डिपेंड करती है, या कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पे उनको कैलकुलेट किया जाता है, या कौन सा मॉडल यूज़ किया जाता है फ्यूचर प्राइसिंग फाइंड आउट करने के लिए।
तो दो मॉडल हैं, कैश एंड कैरी मॉडल और एक्सपेक्टेंसी मॉडल। ठीक है, तो नॉर्मली कैश एंड कैरी मॉडल सबसे ज़्यादा होता है ना। तो कैश एंड कैरी मॉडल क्या करता है, इसको ये आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा प्लीज़, कि कैश एंड कैरी मॉडल जो है, कैश एंड कैरी मॉडल ये नॉन आर्बिट्रेज मॉडल भी कहलाता है। ठीक है, इसको आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, समटाइम्स ये ट्रू फॉल्स में भी आ जाता है कि कैश एंड कैरी मॉडल इज ऑल्सो नोन एज नॉन आर्बिट्रेज मॉडल, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू आएगा। इफ सपोज यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कैश एंड कैरी मॉडल इज ऑल्सो नोन एज आर्बिट्रेज मॉडल, तो वहाँ पे आएगा फॉल्स। ओके, ये यहाँ पे ओवर राइट हुआ है, f इज इक्वल्स टू एस ई टी टू पावर r माइनस क्यू टी। ठीक है, अब इसने कुछ फॉर्मूला दिया है, आपको ज़्यादा इन डिटेल नहीं पढ़ना है, बट जो कैश एंड कैरी मॉडल होता है वो फेयर प्राइस प्रोवाइड करता है, किसकी, फ्यूचर की, है ना। फेयर प्राइस मतलब आपको किस प्राइस पे बाय और सेल करना चाहिए, वो आपको फेयर प्राइस प्रोवाइड करता है। तो फेयर प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस इनफ्लो। अब इनफ्लोज क्या होते हैं, तो इनफ्लोज जो आपको अब चार्जेस लगते हैं, या फिर आपने कहीं से पैसा ले रखा है, लीवरेज ले रखा है, तो उस पर इंटरेस्ट रेट जो लग रहा है, तो ये सब इनफ्लोज कहलाते हैं। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इक्वल्स टू एस वन प्लस आर माइनस क्यू इंटू टी। यहाँ पे जो एफ है वो फेयर प्राइस को डिफाइन कर रही है, एस जो है वो स्पॉट प्राइस को डिफाइन कर रही है, ठीक है, टी जो है वो टाइम पीरियड को डिफाइन कर रहा है, क्यू जो है वो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न को डिफाइन कर रहा है। ओके, एंड देन क्या बचा, आर। ओके, सो आर जो है वो कॉस्ट ऑफ कैरी है। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड रिटर्न है, आप ये चाहें तो कहीं पे नोट कर लीजिए या इसको रट लीजिए। ठीक है, ये हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज ये क्या है ना, ये थियोरेटिकल है, एक्चुअल में इस तरीके से फेयर प्राइस वर्क नहीं करती है फ्यूचर की, ये थियोरेटिकल है, और थियोरेटिकल चीज़ें हमेशा चीज़ें हो जाने के बाद बताती है, पहले आपको कुछ नहीं बताती है। ठीक है, तो जो फेयर प्राइस ऑलरेडी निकल चुका है उसके बाद हमको पता चलेगा कि ये इसका फेयर प्राइस है, तो हम सही पोजीशन नहीं मार्केट में ले सकते। तो आप इसको प्रैक्टिकली नहीं ले सकते हो, आप इसको थियोरेटिकली चेक कर सकते हो। ठीक है, और थियोरेटिकली चेक करने के लिए आप सिर्फ एग्ज़ाम्स लेवल पे इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा एक्सपोनेंशियल क्या होता है। सो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं तो दे ऑल डिफाइन द सेम थिंग्स। ओके, तो ये आप नोट करके रखिए, कॉस्ट एंड कैरी मॉडल। इस पे क्वेश्चंस एक क्वेश्चन आते ही आता है, और मुझे जहाँ तक है ध्यान में तो वो नॉन आर्बिट्रेज मॉडल के ऊपर ही आता है। कॉस्ट ऑफ कैरी इज ऑल्सो नोन एज नॉन आर्बिट्रेज मॉडल, और या तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कॉस्ट ऑफ कैरी इज इक्वल्स टू, और नीचे में 4-5 ऑप्शन रहते हैं। कहीं आपको अगर फॉर सपोज आप एक और ये भी नोट करके रखिए अपने पास में कि फेयर प्राइस इज इक्वल्स टू स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। समटाइम्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपोजिट भी हो जाता है ना, और यहाँ पे ये फेयर प्राइस की जगह आपको यहाँ पे दे देते हैं वो फ्यूचर प्राइस। तो फेयर प्राइस हम किसका निकाल रहे हैं, फ्यूचर का ही निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे वो फ्यूचर प्राइस भी यूज़ कर लेते हैं। व्हाट, एंड दिस वन इज सेम, स्पॉट प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ कैरी। ठीक है, और या फिर यहाँ पे
ये भी क्वेश्चन आ जाता है समटाइम्स कि कॉस्ट ऑफ कैरी और एक्चुअल वो कॉस्ट ऑफ कैरी निकालने के लिए यूज़ किया जाता है स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से आपका कॉस्ट ऑफ कैरी निकल के आ जाता है। तो ये जो वेरिएशंस हैं फॉर्मूले के, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज समटाइम्स एग्ज़ाम में मेनली ये वाला फॉर्मूला पूछा जाता है, तो आप कहीं पे नोट करके रखिए इसको। ठीक है, सो यहाँ से हमने क्या सीखा, फेयर प्राइस किसके इक्वल होती है, फ्यूचर प्राइस, क्योंकि हम वो फ्यूचर की प्राइस निकाल रहे हैं। और जो फ्यूचर प्राइस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। और कॉस्ट ऑफ कैरी को अगर मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में समझाऊं कि कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होता है, आपको कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल एक्चुअल बताता क्या है, आपको ये बताता है, आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू मेक मनी। ठीक है, वो फेयर प्राइस आपको दे देता है कि लाइक ये जो पॉइंट है ये करेक्ट पॉइंट है स्टॉक को बाय करने का। ठीक है, तो आप उससे समझ जाते हैं कि इस पॉइंट पे हमको बाय करना चाहिए, या फिर ये करेक्ट पॉइंट है स्टॉक को सेल करने का, तो आप वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। देन एक्सपेक्टेंसी मॉडल, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो फ्यूचर ट्रेड होता है वो प्रीमियम में हो सकता है या डिस्काउंट में हो सकता है। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर फॉर सपोज स्पॉट प्राइस किसी भी शेयर की 100 रुपये चल रही है और फ्यूचर प्राइस जो है सेम स्टॉक की, हम कोई ABC लिमिटेड स्टॉक ले लेते हैं, 101 रुपये चल रही है, तो ये जो कंडीशन क्रिएट हो रही है जहाँ पे स्पॉट प्राइस जो है वो छोटी है फ्यूचर प्राइस से, है ना, तो ये यहाँ पे 1 रुपये का डिफरेंस है, राइट, 1 का डिफरेंस है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि फ्यूचर प्राइस जो है इन रिस्पेक्ट टू स्पॉट। ठीक है, फ्यूचर प्राइस जो है वो प्रीमियम में है ना, क्यों, क्योंकि फ्यूचर प्राइस 1 रुपये ज़्यादा चल रही है, मतलब स्पॉट प्राइस से 1 रुपये ज़्यादा है, तो इसलिए प्रीमियम। अगर फॉर सपोज फ्यूचर प्राइस 101 ना होते हुए 99 रुपीज़ की रहती है, तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं डिस्काउंट, अगर कम चल रही हो तो। इफ़ फ्यूचर प्राइस इज लेस देन स्पॉट प्राइस, अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो हम उसको बोलते हैं कि प्रीमियम डिस्काउंटेड चल रही है, मतलब सॉरी फ्यूचर का प्राइस जो है वो डिस्काउंटेड चल रहा है। और अगर ये वाली कंडीशन बनती है कि स्पॉट प्राइस कम है फ्यूचर प्राइस से, मतलब फ्यूचर प्राइस रेट ज़्यादा चल रहा है, तो हम उसको बोलते हैं प्रीमियम की कंडीशन। ये टेक्निकल टर्म्स है फ्यूचर की, है ना। तो यहाँ पे ये मॉडल क्या बोलता है कि ये कॉस्ट ऑफ कैरी को फॉलो नहीं करता है। कॉस्ट ऑफ कैरी क्या बोलता है, वो फेयर प्राइस बताता है कि फ्यूचर इसी प्राइस पे चलना चाहिए, राइट। बट एक्सपेक्टेंसी मॉडल, सॉरी मैं थोड़ा सा आज, एक्सपेक्टेंसी जो मॉडल है वो आपको क्या बोल रहा है कि प्राइस है वो फ्यूचर प्राइस है वो प्रीमियम में भी हो सकती है और डिस्काउंट में भी हो सकती है, मतलब हो सकता है कि स्पॉट प्राइस से कुछ अप साइड चल रही हो या डाउन साइड चल रही है। ऐसा क्यों, वो डिपेंड करेगा डिमांड और सप्लाई पे। जो बायर और सेलर आ रहे हैं उनको अगर डिमांड ज़्यादा लगेगी तो आपको वो प्रीमियम में मिलेगा, राइट, हायर रेट्स पे मिलेगा। अगर कम रहेगी डिमांड तो आपको वो लोअर प्राइस में मिलेगा, ठीक है। और ये जो मूवमेंट है स्पॉट और फ्यूचर के डिफरेंस का, ये इंडिकेशन देता है मार्केट में कि प्लस में जाएगा या माइनस में। तो प्रीमियम वाली कंडीशन में प्लस इंडिकेट करता है, डिस्काउंट वाले में माइनस इंडिकेट करता है, ठीक है। मतलब अगर प्रीमियम में चल रहा है फ्यूचर तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें बाइंग ज़्यादा हो रही है इसलिए प्रीमियम में चल रहा है, या फिर डिस्काउंटेड चल रहा है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लॉस में ट्रेड कर सकता है। तो एक्सपेक्टेंसी मॉडल ये बताता है, इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैरी पे ही क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी
आप ये वाला जो फर्स्ट इसका लाइन है कि फ्यूचर कैन बी ट्रेडेड एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट टू द स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट, तो ये आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा अपने पास में, ये क्वेश्चन आ सकता है ट्रू फॉल्स में। ओके, देन हम नेक्स्ट रीड करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा कि किस किस टाइप के फ्यूचर होते हैं, तो कमोडिटी, इक्विटी और इंडेक्स फ्यूचर, ये 3 टाइप के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, यहाँ पे मैं 3 ब्लॉक बना देती हूँ, इसी स्लाइड पर हम कंटिन्यू करेंगे। कमोडिटी, इक्विटी एंड लास्ट वन इज इंडेक्स। ओके, सो कमोडिटी क्या होता है, आपने मेटल्स पता होंगे आपको, मेटल्स कौन सा हो गया, जैसे कि जिंक हो गए, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, ओके, एंड जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, और इधर फिर बुलियंस, सो गोल्ड एंड सिल्वर, राइट, और नेचुरल एंड जैसे कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, है ना, एनजी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, तो ये सारी कमोडिटीज़ हैं जिनका फ्यूचर में ट्रेड होता है। मतलब आप यहाँ पे एक MCX एक्सचेंज है, आप MCX एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन करके और इन सब कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हैं। इन सब की प्राइसिंग चल रही होती है सेम, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी रहती है, पर एक्सपायरी का क्राइटेरिया जो रहता है MCX पे वो डिफरेंट रहता है इक्विटी से। ठीक है, और इनके प्राइसिंग चलते हैं, इनके लॉट साइज होते हैं, इनका भी इनिशियल मार्जिन आपको पे करना पड़ता है। तो सिमिलर टू इक्विटी ही है सब कुछ, बस लॉट साइज और एक्सपायरी इनके अलग अलग रहते हैं ना। एक्सपायरी इनकी जैसे अभी गोल्ड और सिल्वर की एवरी 2 मंथ्स में एक्सपायरी होती है, इनकी एवरी मंथ एक्सपायरी होती है। क्रूड ऑयल की भी एवरी मंथ एक्सपायरी है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर देन हम इक्विटी में आते हैं। तो इक्विटी मतलब क्या, स्टॉक पे जो फ्यूचर ट्रेड होता है वो। तो यहाँ पे जितने भी कंपनीज हैं, है ना, जितने भी कंपनीज हैं उन पे ट्रेड होता है। अब क्या सारी कंपनीज पे ट्रेड होता है, जितनी भी, फॉर सपोज NSE एक्सचेंज में अगर 6000 कंपनीज हैं तो क्या सब पे ट्रेड होता है फ्यूचर में? नहीं, सब पे ट्रेड नहीं होता है। यहाँ पे क्राइटेरिया होता है। ठीक है, क्राइटेरिया होता है। क्या क्राइटेरिया होता है कि आपका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैप जो है आपकी, वो 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर 500 करोड़ से ज़्यादा है तो ही आप फ्यूचर में लिस्ट हो सकते हो, अदरवाइज आप फ्यूचर में लिस्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो और एक और चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का मार्केट कैप यदि 500 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको फ्यूचर में लिस्ट होना ही होगा। कंपनी अगर मैनेजमेंट अगर चाहेगा तो ही वो फ्यूचर में लिस्ट होंगे, अगर मैनेजमेंट नहीं चाहेगा तो वो फ्यूचर में लिस्ट नहीं होंगे। तो इसलिए सिर्फ लिमिटेड स्टॉक्स ही हैं जो कि फ्यूचर में लिस्टेड हैं। आई थिंक 156 स्टॉक्स हैं जो कि फ्यूचर में लिस्टेड हैं। तो सारे स्टॉक्स लिस्टेड नहीं होते क्योंकि क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना पड़ता है। मेनली जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं वही फ्यूचर में लिस्टेड होती हैं। ठीक है, देन इंडेक्स। तो इंडेक्स, मैंने जब इंडेक्स चैप्टर आपको पढ़ाया था, अगर आपने अभी तक वॉच नहीं करा है तो मैं उसका टॉप ऑफ द वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप प्लीज़ एक बार वॉच आउट करें सो दैट कि इंडेक्स को आपको समझना ईजी होगा। सो इंडेक्स में NSE एक्सचेंज पे ट्रेड होता है
और 3 इंडेक्स ट्रेड होते हैं, एक निफ्टी, सेकेंड वन इज बैंक निफ्टी, थर्ड वन इज निफ्टी आईटी। ओके, सो ये 3 इंडेक्स ही हैं जहाँ पर फ्यूचर में ट्रेड होता है, बाकी किसी भी इंडेक्स में फ्यूचर में ट्रेड नहीं होता। ओके, देन हम कमोडिटी, तो कमोडिटी फ्यूचर्स में क्या होता है, बुलियंस होते हैं, मेटल होते हैं और नेचुरल एनर्जीज होती हैं। बुलियंस मतलब गोल्ड सिल्वर, मेटल्स मतलब निकल एल्यूमिनियम कॉपर जिंक। ओके, और नेचुरल एनर्जीज मतलब क्रूड ऑयल नेचुरल गैस। ठीक है, देन इक्विटी फ्यूचर में स्टॉक जो कंपनीज होती हैं उन पे ट्रेड होता है फ्यूचर में। ठीक है, जैसे कि एसबीआई है, रिलायंस है ना, बट उसके लिए क्राइटेरिया है कि आपका 500 करोड़ से मार्केट कैप ज़्यादा होना चाहिए, और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका 500 करोड़ से मार्केट कैप ज़्यादा है तो आप लिस्टेड होना ही पड़ेगा आपको। कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि वेदर दे वांट देयर कंपनी टू बी लिस्टेड इन फ्यूचर और नॉट। ठीक है, देन थर्ड वन इज इंडेक्स फ्यूचर्स। तो इंडेक्स फ्यूचर जो है वो 3 ही है। फर्स्ट वन इज निफ्टी जिसमें टॉप 50 कंपनी इंक्लूडेड होती है, सेकेंड वन इज बैंक निफ्टी जिसमें टॉप 20 बैंक्स हैं, एंड थर्ड वन इज निफ्टी आईटी जिसमें टॉप 20 आईटी कंपनीज हैं। ठीक है, तो ये 3 ही हैं जिसमें कि ट्रेड होता है। सो ये डिफरेंस होता है कमोडिटी, इक्विटी और इंडेक्स फ्यूचर। होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर कुछ भी इशू है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और बताएं। ठीक है, देन फिफ्थ यूजेस ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर्स को आप किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? सो फ्यूचर्स को आप 3 तरीके से यूज कर सकते हो। एज अ हैजर यूज़ कर सकते हो, स्पेक्युलेटर यूज़ कर सकते हो, या आर्बिट्रेज यूज़ कर सकते हो। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था एंड हम इसमें भी पढ़ रहे हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं और तीनों पे क्वेश्चन आ जाता है कि हेजर क्या होता है, स्पेक्युलेटर क्या होता है और आर्बिट्रेज क्या होता है। सम टाइम आपको डेफिनेशन दे दी होती है और आपको 4 ऑप्शन देते हैं और वहाँ पे आपको हेजर, आर्बिट्रेज और स्पेक्युलेटर टिक करना होता है, चूज़ करना होता है कि ये किसके लिए डेफिनेशन है। ठीक है, सो मैं एक बार और समझा देती हूँ। हेजर जो होता है तो वो क्या करता है, अपनी पोजीशन को हैज करता है। किसके लिए हैज करता है? रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। यहाँ पे जस्ट अ मिनट, हम लोग बैक स्लाइड पे चलते हैं। ओके, ठीक है, इसी पे बताते हैं। ठीक है, सो जो हेजर होता है ना, तो हेजर क्या करता है, हेजर क्या करता है, अपनी रिस्क को रिड्यूस करता है। अब ये रिस्क को कैसे रिड्यूस करता है? सो हेजर के पास ऑलरेडी कैश में कुछ पोजीशंस होती हैं, उसका कुछ पोर्टफोलियो होता है ना। पोर्टफोलियो होता है मतलब मे भी उसके पास रिलायंस के कुछ शेयर्स हैं, बजाज फाइनेंस के कुछ शेयर्स हैं और बहुत सारे 10 से 15 कंपनी के शेयर्स हैं, है ना। और इनका जो अमाउंट उसको हो रहा है, ठीक है, अमाउंट मीन्स टोटल अमाउंट जो हो रहा है वो अप्रॉक्स लेके चलते हैं हम 10 लाख रुपीज़ का हो रहा है। ठीक है, तो हेजर क्या करता है कि यहाँ पे अब उसके पास कैश पोजीशन ओपन है ना, कैश में उसने बाय कर रखा है, बट मार्केट में सडन फॉल आना स्टार्ट होता है, मार्केट में सडन फॉल आना स्टार्ट होता है। तो इस केस में वो फ्यूचर्स का यूज़ करता है, फ्यूचर्स का यूज़ करता है अपनी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। मतलब ये जो मार्केट में फॉल आ रहा है, इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए वो फ्यूचर का यूज़ करता है, क्योंकि कैश में तो वो शॉर्ट पोजीशन बना के होल्ड कर नहीं सकता है, फ्यूचर में वो शॉर्ट पोजीशन बना के होल्ड करता है। तो वो क्या करता है कि अपना जो पोर्टफोलियो है उसको उसके बेटा के अकॉर्डिंग, या आप आगे पढ़ोगे उसको अपने बेटा के अकॉर्डिंग
बेटा इज़ नॉट सन, बट यहाँ पे बेटा जो हेजिंग के लिए टर्म यूज़ की जाती है, एक कैलकुलेटिव फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, तो बेटा के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, पोजीशन को शॉर्ट करता है। फॉर सपोज अगर 10 लाख का बेटा आप मान के चलो आप 0.5% का आता है या 5% का आता है, तो मतलब 10 लाख के 5% से उसको पोजीशन को हैच करना है ना। या फिर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले लेती हूँ, बहुत कम हो गया है, 20% का ले लेते हैं। तो 20% में क्या होगा कि उसको 2 लाख रुपए का पोजीशन होल्ड मतलब शॉर्ट करना पड़ेगा, हैच करना पड़ेगा 2 लाख के पोजीशन से। ठीक है, समटाइम्स ये पॉइंट्स नंबरिंग में भी रहता है 1.5 ऐसा, तो वो आपको मैं कैलकुलेशन करना बताऊंगी, बट एक जस्ट आप एक देख लीजिए कि क्या होता है। तो इस तरीके से हेजर क्या करता है, अपनी रिस्क को रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है, फॉर सपोज SBI है 200 रुपीज़ पे चल रहा है, जो हेजर है उसके पास SBI 50 रुपीज़ से परचेस है, वो बेचना नहीं चाहता क्योंकि उसको पता है ये आज नहीं तो कल 250 भी जाएगा, मुझे हर महीने 25 रुपये का डिविडेंड भी देता है, कभी कभी बोनस भी दे देता है। अगर मैं ये शेयर बेच देता हूँ, सेल कर देता हूँ, तो मैं इन सब के लिए एलिजिबल नहीं रहूँगा। तो वो क्या, उसको पता है कि शॉर्ट रन में ये ज़्यादा से ज़्यादा 150 के लेवल पे आएगा, इससे बिलो नहीं जाने वाला है। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए जिस भी कॉन्ट्रैक्ट का उसको एक्सपेक्टेशन रहता है कि अभी जैसे अगस्त कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसको सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेक्टेशन है कि 150 जाएगा सितंबर में। ठीक है, तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को सेल कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क होता है। अब फॉर सपोज उसने SBI जो है वो 200 के लेवल पे शॉर्ट किया, सितंबर में उसको 150 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे उसने 50 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब ठीक है, उसका जो पोजीशन है कैश में उस पे 200 से वो 150 आ गया, तो यहाँ पे भले ही उसने 50 रुपीज़ का लॉस बुक करा, पर उसने जो रिस्क 50 रुपीज़ की उसको मिल आ रही थी वो उसने इधर कवर अप कर ली। तो इसी को हेजिंग बोलते हैं। ओके, सो ये हेजिंग होती है। हेजिंग से आप क्या कर सकते हो, रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो। जो मार्केट में शॉर्ट टर्म रिस्क आपके पोर्टफोलियो पे आ रही है, आप उसको रिड्यूस करते हो। उसको रिड्यूस करने का तरीका क्या है कि आप उसका जितना भी बेटा आ रहा है ना, बेटा कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं बताऊंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप उस परसेंटेज पे, उस अमाउंट से आप पोजीशन को हैच करते हो, तो आपका पोर्टफोलियो हैज हो जाता है। और जो परसेंटेज डाउनसाइड आने वाला रहता है शॉर्ट टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो के ऊपर, तो वो रिस्क आपकी रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड वन इज स्पेक्यूलेटर। तो स्पेक्यूलेटर यहाँ पे देखिए ट्रेड, डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आता है कि स्पेक्यूलेटर इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडर, है ना। अब ये लोग क्या करते हैं, ये मार्केट मूवमेंट जो हो रहा है ना, जो मार्केट में मूवमेंट हो रहा है उसको प्रिडिक्ट करते हैं और यहाँ पे मार्केट मूवमेंट में प्रिडिक्ट करके और फिर पोजीशन, अगर मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा है तो सेल पोजीशंस बनाते हैं, अप साइड मूव कर रहा है तो बाय पोजीशंस बनाते हैं। तो मार्केट मूवमेंट को प्रिडिक्ट करके ये लोग बाय या सेल ऑर्डर को क्या करते हैं, मार्केट में लेते हैं, है ना, पोजीशन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो पोजीशन क्रिएट करके और फिर शॉर्ट टर्म में उस पोजीशन को प्रॉफिट या लॉस में बुक करते हैं। फॉर सपोज हायर रेट पे सेल किया, लोअर रेट पे बाय किया तो प्रॉफिट पोजीशन है। हायर रेट पे सेल किया और लोअर रेट पे सेल किया और हायर रेट पे बाय किया तो वो लॉस पोजीशन है। तो इस तरीके से मार्केट के मूवमेंट को प्रेडिक्ट करके बाय या सेल पोजीशन बिल्डअप करते कौन, स्पेक्यूलेटर। आप इसकी जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वो भी प्लीज़ कहीं पे नोट कीजिएगा या फिर याद कीजिएगा कि ट्रेडर्स टेक द रिस्क विच हेजर के प्लान टू ऑफलोड फ्रॉम देयर एक्सप्लोजर। मतलब जो हेजर ने का जो एक्सप्लोर ले रखा है तो वो जो अपने रिस्क को ऑफलोड करता है तो वो स्पेक्यूलेटर ले लेते हैं उसकी रिस्क को। देन आर्बिट्रेज क्या होता है,
सो आर्बिट्रेजर क्या करता है, ये वर्ड आप हमेशा ध्यान रखना, साइमल्टेनियसली दो मार्केट्स में पोजीशंस बिल्डअप करता है। अब यहाँ पे मेरा दो मार्केट में पोजीशन से मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई कैश स्टॉक है ना, और ये आर्बिट्रेजर ने बाय किया हुआ है, ठीक है, और उसको सेल भी करना है फ्यूचर में, क्योंकि शॉर्ट टर्म उसको सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। बट ये जो ABC लिमिटेड कंपनी है, ये ऑयल कंपनी है, ये कैश में तो लिस्टेड है बट फ्यूचर में लिस्टेड नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा ये व्यक्ति कि कोई और ऑयल कंपनी जो इस ABC लिमिटेड के साथ में मूवमेंट देती है उसको शॉर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल रिलायंस ले लेते हैं, रिलायंस भी ऑयल कंपनी है, तो ये ABC तो फ्यूचर में नहीं है बट रिलायंस फ्यूचर्स में है और दोनों ऑयल कंपनी है। तो फर्स्ट सपोज यदि कोई सेक्टर पे प्रेशर आएगा तो रिलायंस पे भी प्रेशर आएगा, क्योंकि रिलायंस भी ऑयल में है, तो वो रिलायंस को शॉर्ट कर देता है। तो ये आर्बिट्रेज होता है कि साइमल्टेनियसली दो मार्केट में, मतलब एक उसने कैश में पोजीशन बना रखी है और एक उसने फ्यूचर में पोजीशन बना रखी है। तो दो मार्केट में जब साइमल्टेनियस पोजीशन लेता है कोई भी ट्रेडर तो उसको हम आर्बिट्रेजर बोलते हैं, है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि आर्बिट्रेजर ये भी कर सकता है कि फ्यूचर स्टॉक मतलब क्या, कंपनी का फ्यूचर स्टॉक में उसका कोई पोजीशन है, ट्रेड सेटअप है बाय या सेल, और साइमल्टेनियसली उसने फ्यूचर इंडेक्स में भी ट्रेड सेटअप कर रखा है, ठीक है। तो ये भी आर्बिट्रेजर का ही एग्जांपल है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उसने फ्यूचर स्टॉक में कोई ट्रेड सेटअप कर रखा है और यहाँ पे उसने फ्यूचर कमोडिटी में उसने ट्रेड सेटअप कर लिया। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, टाइटन क्या है, गोल्ड बेचती है ना, प्लेटिनम बेचती है, डायमंड बेचती है ना, मतलब कमोडिटी सेल करती है। अब यहाँ पे कुछ रिस्क आया गोल्ड के ऊपर, गोल्ड के प्राइजेस अप जा रहे हैं, टाइटन को नुकसान हो रहा है क्योंकि उसने डाउन जा रहे हैं क्योंकि उसने लोअर प्राइजेस पे बाय किया था। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, कमोडिटी में जाके गोल्ड को सेल कर देगा। तो इधर जो रिस्क उसकी क्रिएट हो रही थी उसने उसको इधर जो है रिड्यूस कर दिया। तो आर्बिट्रेज इस तरीके से काम करते हैं, साइमल्टेनियसली दो मार्केट में पोजीशन को इस्टेब्लिश करते हैं तो दोनों मार्केट में एक लिंक बना सके, है ना। तो ये आर्बिट्रेजर्स होते हैं। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्क क्या क्या रिलेटेड है फ्यूचर से। इस पे भी क्वेश्चन आता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क को स्पेसिफिक रिस्क भी बोलते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और सिस्टमेटिक रिस्क को मार्केट रिस्क भी बोला जाता है। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क का मतलब क्या है, तो अनसिस्टमेटिक रिस्क का मतलब ये होता है जैसे लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ जाना। लिक्विडिटी मतलब क्या, कोई स्टॉक है उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो डिमांड कम होने पे क्या होता है, सेलर इंक्रीज हो जाते हैं, बायर डिक्रीज हो जाते हैं। सेलर्स अपना माल बेचना चाह रहे हैं पर कोई बायर ही नहीं है वहाँ पर, तो ये लिक्विडिटी रिस्क बोली जाती है। आप बेचना तो चाह रहे हो पर कोई खरीदने ही वाला नहीं है, तो आप किसको बेचोगे, दिस वन इज लिक्विडिटी रिस्क। देन प्राइस रिस्क कैसे क्रिएट होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक है ABC लिमिटेड, बायर जो है वो 100 रुपये पे बाय करना चाह रहा है बट सेलर 100 रुपये पे सेल नहीं करना चाहता, वो 105 रुपये पे सेल करना चाहता। तो ये जो 5 रुपये का डिफरेंस आ रहा है ये क्या हो गया, प्राइस रिस्क हो गई। ओके, देन लिक्विडिटी रिस्क और प्राइस रिस्क मेनली ये दो ही कंपोनेंट होते हैं जो कि अनसिस्टमैटिक रिस्क होती है ना, या अनसर्टन कुछ मूवमेंट दे दे तो
और सिस्टमैटिक रिस्क क्या होती है? मार्केट रिस्क होती है। मार्केट रिस्क जैसे जो कि डायरेक्टली मार्केट मोमेंटम से एसोसिएट होती है, मतलब मार्केट में जैसा भी मूवमेंट आएगा, यहाँ पे जैसे इकोनॉमी में कुछ चेंज आ गए, है ना, इकोनॉमी डाउन हो गई, तो अब मार्केट यहाँ पे ब्रेक हो गई होगा। अब शेयर कितना भी अच्छा रहे, उसके फंडामेंटल्स कितने भी स्ट्रांग रहे, ठीक है, कंपनी कितना भी प्रॉफिट कमा रही है, बट यहाँ पे इकोनॉमी में ही फॉल आ रहा है, तो मार्केट अप नहीं जाएगा, मार्केट डाउन साइड ही आएगा। सो दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क और मार्केट रिस्क, जो कि मार्केट के उतार चढ़ाव से डिफाइन होती है किसी भी स्टॉक पे, तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ये डायरेक्ट आइदर तो पूछ लेंगे कि सिस्टमैटिक रिस्क को क्या बोला जाता है, तो ऑप्शन में मार्केट रिस्क रहेगा, या फिर अनसिस्टमैटिक रिस्क का डायरेक्ट पूछ लेते हैं। वैसे सिस्टमैटिक रिस्क पे ही क्वेश्चन आता है। ओके, देन ठीक है, देन टोटल प्राइस रिस्क। अभी प्राइस रिस्क क्या होती है? तो मैंने आपको ये बताया था, बेटा बताया था, है ना, कि बेटा आप बेटा निकाल लेंगे तो आपको मार्केट रिस्क पता लग जाएगी, प्राइसिंग रिस्क पता लग जाएगी, और उससे आप उस वैल्यू से आप ये निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, आपका हेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए बेटा को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो स्टॉक डिवाइडेड बाय पोर्टफोलियो वैल्यू। अब जैसे कि कोई पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपीस का है, उसमें एक कोई स्टॉक है ना, और ये पर्टिकुलर स्टॉक ही फॉल हो रहा है, बाकी सब स्टॉक अपसाइड है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अभी कौन सा फॉल हो रहा है, हम यहाँ पे ले लेते हैं LNT, 946 रुपीज़ चल रहा है, पूरा पोर्टफोलियो अप डायरेक्शन में, बट LNT डाउन डायरेक्शन में, समहाउ उसकी कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ चल रही है। तो अब हम सोच रहे हैं कि इसकी रिस्क को रिड्यूस करते, तो फ्यूचर करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए सोच रहे हैं, बट कितना अमाउंट का हम शॉर्ट करें? क्या कैश में जितना वैल्यू है इसका, ये मेरा 20 लाख रुपए का खरीदी है, तो क्या मैं 20 लाख रुपीज़ का सेल कर दूं? नहीं, मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा पोर्टफोलियो कितना लॉस में है इस पर्टिकुलर स्टॉक के कारण। तो इसलिए वहाँ पे स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय पोर्टफोलियो वैल्यू, पोजीशन से जो पोजीशन निकल के वो आपको उस पॉइंट से आप हैज कर सकते हो, या फिर हैज रेशो भी हम कैलकुलेट कर सकते कि किस रेशो में आपको हेजिंग करनी है। तो उसके लिए ये VP है, तो VP मतलब वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, BP मतलब बेटा ऑफ पोर्टफोलियो, और यहाँ पे जो भी वैल्यू चल रहा होगा इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। इंडेक्स कौन सा? निफ्टी, क्योंकि वो निफ्टी 50 ही है जो पूरे मार्केट को इंडिकेट करती कि मार्केट प्लस में है या फिर माइनस में है। तो ये भी आप बाय फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि आपका इतने का पोर्टफोलियो है, इतने का बेटा है, तो आपको कितने अमाउंट का पोजीशन हेज करना पड़ेगा, है ना। जैसे आपको डायरेक्ट दे दिया कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो 20 लाख रुपीस का है, इसका जो बेटा है वो 2.5% 5% का है, तो आपको कितना अमाउंट से पोजीशन जो है वो हेज करना पड़ेगा। यहाँ पे हेज वैल्यू पूछ रहे थे। हेज वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना है आपको, पोर्टफोलियो इनटू बेटा। देखो ये फॉर्मूला कहाँ से निकला, ये फॉर्मूला निकला है बेटा इक्वल्स टू स्टॉक वैल्यू अपॉन पोर्टफोलियो वैल्यू। हमको ये स्टॉक वैल्यू चाहिए, कितने का हमको हैज करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बेटा इंटू पोर्टफोलियो वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारी हैज की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब 1 लाख रुपीज़ का हमको हैज करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला है VP इंटू VB डिवाइडेड बाय VI, तो ये भी आप नोट करके रखें आपके पास में, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। और बेटा क्या बताता है, जो रिस्क
कैपिटाइड है आपकी मार्केट के मोमेंटम के कारण, तो उसको डिफाइन करता है, ठीक है, कि आपको कितने परसेंटेज से अपना पोर्टफोलियो को हैच करना चाहिए। तो ये एक्चुअल बेटा बताता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स इन हेजिंग। हमने हेजर समझ लिया, हेजिंग क्या होती है ये समझ लिया। अब हेजिंग क्या क्या हो सकती है, तो फर्स्ट वन इज लॉन्ग हेजिंग। लॉन्ग हेजिंग का मतलब क्या होता है कि कैश का आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है, बट आप यहाँ पे चर्निंग नहीं करना चाहते हैं। चर्निंग का मीनिंग क्या होता है? ट्रेड सेटअप करना। कैसे ट्रेड सेटअप करना? बाइंग सेलिंग के ट्रेड सेटअप करना अकॉर्डिंग टू मार्केट मूवमेंट। मार्केट जैसा भी मूव कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड सेटअप करना, इसको हम क्या बोलते हैं? चर्निंग बोलते हैं। मतलब जैसे कि एक स्टॉक है वो 100 रुपये पे है, यहाँ पे बाई किया, 102 रुपये चला गया, यहाँ पे सेल कर दिया, ये एक ट्रेड सेटअप हो गया। अब ये 103 रुपये चला गया, बट आपको इसके ऊपर का इसका रेंज नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है ये यहाँ से गिरेगा, तो ये सेल कर दिया। ये वापस 101 रुपये आया तो आपने इसको वापस बाय कर दिया, ये सेकेंड ट्रेड सेटअप हो गया। फिर ये और नीचे चला जाता है, 100 चला जाता है, फिर 99 चला जाता है। अब आपको लगता है इसके नीचे तो और नहीं जाएगा, ये आप थोड़ा सा अप मूवमेंट करेगा, तो आप 99 पे क्या करोगे? बाय ट्रेड सेटअप कर लोगे। फिर जैसे ये 102 जाता है तो फिर आप इसको सेल कर दोगे, तो ये आपने थर्ड ट्रेड सेटअप कर लिया। तो जो मार्केट में जैसे भी मूवमेंट आया, अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, तो आपने ये चर्न किया, एक पॉइंट पे बाय किया, एक पॉइंट पे सेल किया, फिर सेल किया, फिर बाय किया, फिर बाय किया, फिर सेल किया, तो आपने 3 ट्रेड सेटअप कर लिए, तो इसको चर्निंग बोला जाता है, ठीक है। तो हम कहाँ थे? लॉन्ग हेज पे थे। लॉन्ग हेज का मतलब क्या होता है? आपका पोर्टफोलियो है, बट आप अपने पोर्टफोलियो में चर्निंग नहीं करना चाहते हो, आप अपने कैश अमाउंट पे चर्निंग नहीं करना चाहते हो, आप अपने स्टॉक्स को नहीं बेचना चाहते हो, क्योंकि आपको वहाँ से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, डिविडेंड मिलता है, बोनस मिलता है, और फिर आपने एक बार बेच दिया तो आपको पता नहीं वो उस रेट पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो लॉन्ग हेज का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में जब आपको मार्केट एक्सपेक्टेड है कि बाइंग में रहेगा, तो आप क्या करते हो? लॉन्ग बिल्डअप करते हो, लॉन्ग पोजीशंस बनाते हो, तो इसको बोला जाता है लॉन्ग हेज। अगर आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो है और आपको मार्केट मूवमेंट भी अपसाइड लगता है तो आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हो, तो इसको लॉन्ग हेज बोला जाता है। देन शॉर्ट हेज। तो शॉर्ट हेज जस्ट अपोजिट है, आपके पास पोर्टफोलियो है ना, आपको डाउन साइड लग रहा है मार्केट का मूवमेंट, तो आप शॉर्ट पोजीशन सेटअप करते हो, इसको शॉर्ट हेज बोला जाता है। कहाँ पर? फ्यूचर्स में, ठीक है। और क्रॉस हेज का मतलब क्या होता है? क्रॉस हेज का मतलब होता है कि आपका कैश स्टॉक पोर्टफोलियो है, मतलब आपके पास कुछ शेयर्स हैं, है ना, और आपको मार्केट नेगेटिव लग रहा है, ठीक है, मार्केट आपको नेगेटिव लग रहा है, मतलब निफ्टी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेड कर रही है, तो आप क्या करते हो? शेयर्स को बेच के आप निफ्टी को सेल कर देते हो। तो निफ्टी को जो आप सेल कर रहे हो, तो आपके पास है स्टॉक्स पर आप सेल कर रहे हो निफ्टी को, तो इसको क्रॉस हेज कंडीशन बोला जाता है, ठीक है। देन हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ का मतलब क्या होता है? इसको हम कैलेंडर स्प्रेड भी बोल सकते हैं। कैलेंडर स्प्रेड याद करो, लास्ट हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में, अगर नहीं याद है तो एक बार और आपको वो देखना चाहिए, क्योंकि दैट वन इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ से एक क्वेश्चन आते ही आता है कैलेंडर स्प्रेड से। अब हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ। हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था कि 3 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होते हैं, राइट। अभी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त, सितंबर और अगस्त, ये 3 अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहेंगे।
अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में आपने सेल किया हुआ है पोजीशन, बट यू आर डाउटफुल कि ये सेलिंग पे ही जाएगा या मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में इसका रिजल्ट वगैरह है तो ये अपसाइड मूवमेंट कर जाए। तो मैं क्या करूँगी कि या तो इसको सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर दूंगी या अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर दूंगी। तो अब यहाँ पे मैंने सेल पोजीशन बना रखी है और यहाँ पे बाय पोजीशन बना रखी है। तो ये पहली बात तो लोअर मार्जिन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जितना ये स्टॉक नीचे जाएगा यहाँ पे तो प्लस है, पर ये जितना यहाँ पे नीचे जाएगा तो यहाँ पे मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों इक्विवेलेंट में ही मूव करेंगे ऑलमोस्ट। तो मेरी पोजीशन ऑल्दो नो लॉस नो प्रॉफिट में रहेगी, तो इसलिए ये लोअर मार्जिन को अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि मैंने बताया था कि फ्यूचर जो होता है वो वहाँ पे जो मार्जिन कलेक्शन होता है वो 99% डिपेंड करता है वार मार्जिन्स पे। ठीक है, तो ये जब 99% वार मार्जिन क्या वैल्यू एट रिस्क मार्जिन पे डिपेंड करता है। ये मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था। तो यहाँ पे जब ये नो लॉस नो प्रॉफिट कंडीशन रहेगी तो मार्जिन्स आपको कम लगेंगे, लोअर मार्जिन्स को अट्रैक्ट करेगा। और सेम काइंड ऑफ थिंग कैलेंडर स्प्रेड में भी होती है। ठीक है, तो लॉन्ग हेज मतलब बाय पोजीशन बनाना, लॉन्ग पोजीशन बनाना ऑलरेडी पोर्टफोलियो होते हुए। शॉर्ट हेज मतलब आपके पास पोर्टफोलियो है, आपको सेलिंग प्रेशर लग रहा है बट आप अपना पोर्टफोलियो नहीं सेल करना चाहते हैं तो आप सेल पोजीशन बनाते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। देन क्रॉस हेज मतलब आपके पास स्टॉक पोर्टफोलियो है बट आप स्टॉक पे नहीं, आपको इंडेक्स पे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये ज़्यादा सेलिंग पे आएगा तो आप इंडेक्स शॉर्ट कर देते हो, तो उसको क्रॉस हेज बोला जाता है। या फिर आप इंडेक्स को बाय कर लेते हो तो भी वो क्रॉस हेज बोला जाएगा। और हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में आप पोजीशन बाय करते हो और अदर कॉन्ट्रैक्ट में आप सेल करते हो तो उसको हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ बोला जाता है। फाइन। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेडिंग इन फ्यूचर मार्केट में। फ्यूचर मार्केट में हम किस किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ हमको प्रोवाइड होती हैं। अब ये आर्बिट्रेज प्रॉपर्टीज़ हमको मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हमको कब कब प्रोवाइड होती हैं, तो ये 3 मॉडल्स डिसाइड करते हैं, कैश एंड कैरी मॉडल, रिवर्स कैश एंड कैरी मॉडल और इंटर एक्सचेंज आर्बिट्रेज मॉडल। ये बहुत इन डेप्थ टॉपिक है बट मैं इन शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं बट फिर भी आप समझ लीजिए इन फ्यूचर आपको कभी यूज़ आए तो। ठीक है, तो जो कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज रहता है तो हमने पढ़ा था कि कैश एंड कैरी मॉडल जो होता है वो नॉन आर्बिट्रेज मॉडल होता है, राइट। बट यहाँ पे कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कैश एंड कैरी मॉडल हमको क्या बताता है, फेयर प्राइस बताता है। किसकी फेयर प्राइस बताता है, फ्यूचर की फेयर प्राइस बताता है कि हमको किस रेट से उसको बाय या सेल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कैश कैरी आर्बिट्रेज है ये यही है कि आपको किस प्राइस से जो है लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करनी चाहिए या फिर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करनी चाहिए। ठीक है, किसमें, फ्यूचर में। तो लॉन्ग पोजीशन इन अ कैश और शॉर्ट पोजीशन इन अ फ्यूचर, या फिर शॉर्ट पोजीशन, पर शॉर्ट पोजीशन इन कैश हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको शॉर्ट अलाउ नहीं रहता है, होल्ड करना अलाउ नहीं रहता है, इसलिए लॉन्ग पोजीशन इन कैश एंड शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर। तो ये एक आर्बिट्रेज हो गया, 2 अलग अलग मार्केट में हम पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं तो इट्स आर्बिट्रेज। और कैश एंड कैरी क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो फ्यूचर की फेयर वैल्यू प्रोवाइड करता है, इसलिए कैश एंड कैरी। देन रिवर्स आर्बिट्रेज मतलब हम क्या करते हैं, लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं फ्यूचर में और शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं अंडरलाइन में, बट ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, ये स्पेक्युलेटर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि आप शॉर्ट पोजीशन कैश में होल्ड नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी डिलीवरी है पर्टिकुलर स्टॉक की, मतलब आपके पास ऑलरेडी स्टॉक जो है वो आपने होल्ड किए हुए हैं, तो देन ओनली आप शॉर्ट करके और छोड़ सकते हो, उसको सेल करके और छोड़ सकते हो। अदरवाइज आपके पास स्टॉक डिलीवरी नहीं है तो आप सेल करके होल्ड नहीं कर सकते। तो दिस इज़ फॉर ओनली किसके लिए है, स्पेक्युलेटर के लिए। तो कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज क्या बोलता है कि लॉन्ग करना है आपको कैश में और शॉर्ट करना है आपको फ्यूचर में। और जस्ट इसका अपोजिट है
कि आपको लॉन्ग करना है फ्यूचर में और शॉर्ट करना है आपको कैश में। तो ये रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज है। और इंटर एक्सचेंज आर्बिट्रेज, ये जो आर्बिट्रेज है ये दो पोजीशन इंटाइटल करता है सेम कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, और दो डिफरेंट मार्केट में। मतलब फॉर सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक BSC और NSC, दोनों में आपने एक में शॉर्ट पोजीशन बिल्ड की है और एक में लॉन्ग पोजीशन बिल्ड की है। दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट मंथ है वो अगस्त है, ठीक है। दोनों का जो स्टॉक आपने चूज किया है वो ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये कौन सी कंडीशन हो गई? इंटर एक्सचेंज। इंटर एक्सचेंज दो अलग अलग एक्सचेंज है ना, और आर्बिट्रेज हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो दिस इज कॉल्ड इंटर एक्सचेंज आर्बिट्रेज। तो यहाँ से जस्ट डेफिनेशंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मेन इसमें से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं दैट इज फ्रॉम पे ऑफ चार्ट, जो मैंने आपको बताया था, जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रोवाइड, मतलब कैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आपको कोई ग्राफ वगैरह बनाना नहीं होता, उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना रहता है। प्लस आपको एक बेटा से आता है, हेज से आता है कि आपको बेटा दे रखा होता है, पोर्टफोलियो वैल्यू दी रखी होती है, तो आपको लाइक हेज अमाउंट निकालना होता है कि कितने हेज अमाउंट से आपको अपने पोर्टफोलियो को हेज करना पड़ेगा। तो ये मेन दो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, नॉर्मली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। उससे पहले मैं एक कंसेप्ट आपको समझाती हूँ। फॉर सपोज हम वैसे ये पढ़ेंगे ट्रेडिंग मेंबर और क्लियरिंग मेंबर वाले चैप्टर में, आई थिंक चैप्टर नंबर 8 है वो, बट फिर भी आप समझ लीजिए क्योंकि हम फ्यूचर ही पढ़ रहे हैं तो ये समझाना इजी होगा। फॉर सपोज राहुल है, ठीक है, इसने शॉर्ट किए हैं 400 लॉट, ठीक है, और एक मोहन है, उसने लॉन्ग पोजीशन बिल्ड की है 200 लॉट की। तो जो ओपन पोजीशन रहेगी, ओपन पोजीशन मतलब राहुल ने शॉर्ट करके अभी पोजीशन को बुक नहीं किया है, बाय नहीं किया है उसने रिटर्न, ना ही मोहन ने बाय करके उस पोजीशन को सेल नहीं किया है अभी, ठीक है। तो ओपन पोजीशन क्या होती है? नेक्ड पोजीशन, जो हमने पढ़ा था। राहुल के पास शॉर्ट पोजीशन है 400 लॉट और मोहन के पास लॉन्ग पोजीशन है 200 लॉट। तो टोटल जो ओपन पोजीशन क्रिएट है यहाँ पर, है ना, तो वो कितनी ओपन पोजीशन क्रिएट है फॉर ट्रेडिंग मेंबर। ट्रेडिंग मेंबर मतलब कौन? ब्रोकर। ट्रेडिंग मेंबर किसको बोला जाता है? ब्रोकर को बोला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ओपन पोजीशन कितनी है? तो 400 प्लस 200। अब ये आपको क्वेश्चन में भले ही सेम बोल दें कि दोनों के पास ABC लिमिटेड है, या आपको बोल दे कि राहुल के पास ABC लिमिटेड है और मोहन के पास XYZ लिमिटेड है, दोनों ही कंडीशंस में यहाँ पे जो इन दोनों का सम होगा वो ही ओपन पोजीशन होगी। किसके लिए? ट्रेडिंग मेंबर के लिए, क्योंकि दोनों ने अपनी पोजीशन कट नहीं की है, भले ही सेम स्टॉक में पोजीशन क्यों ना बना हो। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है और ये हर बार पूछा जाता है, सो आप इसको कहीं नोट करके रख लीजिए। या फिर अभी हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं, है ना। तो क्विक रिवीजन में हम पे ऑफ चार्ट से स्टार्ट करेंगे। पे ऑफ चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस थ्योरी का, एक और विथ रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन प्राइस। अंडरलाइन का जो प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ, दो एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि राहुल ने शॉर्ट की है ABC लिमिटेड। ये क्वेश्चन आता है हाँ 500 के प्राइस पे फ्यूचर में, लॉट साइज जो है वो 50 का है, ओके, और एक्सपायरी पे उसको बाय करना है, तो उसने बाय जो किया है वो 450 रुपीज़ पे बाय किया है। तो यहाँ पे इस
का प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए। या फिर वो डायरेक्ट 4 ऑप्शन रहते हैं, ए रहता है प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट हुआ, मतलब आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, आपको ये देख के ही समझ जाना है कि प्रॉफिट है कि लॉस। बी रहेगा लॉस हुआ, सी रहेगा नन ऑफ अबव, या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो या फिर क्या ऑप्शन, एक तरीके के ऑप्शन हो गए। सेकेंड तरीके का ऑप्शन हो सकता है कि यहाँ पे दे दे कि उसको 2500 का प्रॉफिट हुआ, 3500 का प्रॉफिट हुआ। सी ऑप्शन उसका दे दे कि 2500 रुपये का नुकसान हुआ। डी ऑप्शन दे दें कि 3500 का नुकसान हुआ। है ना, दोनों ही तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो लेट्स यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सेल किया था तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना था 500 रुपीज़, और फिर हमने बाई किया है 450 पे, मतलब हमने लोअर प्राइस पे बाई किया और हायर प्राइस पे सेल किया, मतलब हमारा फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट कंडीशन है ये। तो हमको प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 500 माइनस 450, 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और लॉट साइज कितने का था, 50 का पर शेयर, ये पर शेयर हमको प्रॉफिट हुआ है। एक शेयर पे हमको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो 50 शेयर पे हमको कितने का प्रॉफिट होगा, तो 50 × 50 2500 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछते हैं तो ये आंसर करेक्ट है, और रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में पूछते हैं तो उसको प्रॉफिट है। ठीक है, अब यहीं पे ही हम केस चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ 550। अब इस केस में क्या हो जाएगा, उसने 500 पे सेल किया था और 550 पे बाई किया, मतलब हायर प्राइस पे बाई किया उसने और लोअर प्राइस पे उसने सेल किया। तो ये जो पोजीशन बन रही है ये लॉस की पोजीशन बन रही है। पर शेयर उसको 50 रुपये का लॉस हुआ, मतलब उसको 2500 का लॉस हुआ, और यहाँ पे इसका आंसर हो गया लॉस। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वेरिएट करते हैं। अब फॉर सपोज शॉर्ट की जगह यहाँ पे उन्होंने बाय दे दिया, या फिर लॉन्ग वर्ड दे दिया, या फिर बॉट दे दिया। ठीक है, तीनों ही का मतलब क्या होता है, बाय पोजीशन होता है। 500 रुपये में उसने बाय किया और 550 रुपये में उसने सेल कर दिया। तो अब क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि करती हूँ चेंज, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया कि बाय का जो प्राइस था वो कितना हो गया 500, और सेल का प्राइस था 550। तो यहाँ पे लोअर प्राइस पे इसने बाय किया, हायर प्राइस पे इसने सेल किया, राइट। तो यहाँ पे 550 माइनस 500, मतलब 50 रुपीज़ उसको पर शेयर का प्रॉफिट हुआ है। एक शेयर पे उसको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो लॉट साइज था 50 का, तो 50 शेयर पे कितने का होगा 2500 का। तो इस केस में ये वाला है। और सेम अपोजिट कर देते हैं, मतलब कि बोल देते कि 550 पे बाई किया है और 500 पे सेल किया है, तो ये लॉस वाली कंडीशन बन जाएगी। लोअर रेट पे उसने शॉर्ट किया, हायर रेट पे बाई किया। तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, आपको वर्डिंग्स को पढ़ने पड़ेंगे, एंड ईजी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं आता है। सो यहाँ पे ये फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम ऑप्शन इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन स्टार्ट करने वाले हैं। वो स्टार्ट करने से पहले आप ये फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनको क्लियर कीजिए। आप ये क्लियर कर लेंगे तो आप 25 मार्क्स का पूरा कंप्लीट करके आएंगे। आप एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छोड़ के आएंगे, और सब इजी क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, और आप इजीली कर लेंगे। कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो उस टाइम पे आपको बताऊंगी, कि वो क्वेश्चन के थ्रू आपको समझना और इजी हो जाएगा। सो
1 या 2 कंसेप्ट बचे हैं फ्यूचर के, बाकी सब कुछ कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं ये दोनों पार्ट में। तो आप पहले इनको अच्छे से समझ लें एंड देन आप फिर ऑप्शन स्टार्ट करें। ऑप्शन थोड़ा सा टफ है बट स्टिल आई होप कि मेरा आपको समझाने का तरीका समझ में आता है। तो बट फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ क्यूरीज रहती हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। मैं 101% हर एक क्वेश्चन का आंसर करूँ। वैलिड होना, क्वेश्चंस वैलिड होना चाहिए सो दैट मैं आंसर करूँगी। वीडियो, ये आज का वीडियो था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करें। इवन वीडियो को भी ऑल्सो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी लाइक NISM की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बिगिनर हैं इन्वेस्टिंग में या फिर CA या CFA की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको बेसिक नॉलेज चाहिए, तो उनके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।